पीजे बुक वाला के प्रिय श्रोताओं, कल्पना कीजिए आप ऑफिस में बैठे हैं और आपका सहकर्मी अचानक आपसे कहता है, तुम्हारी प्रेजेंटेशन में कुछ खास नहीं था, लेकिन चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और फिर धीरे धीरे वो आपके आइडियाज को अपने नाम से पेश करने लगता है। हैरान रह जाते हैं ना? ये कोई जादू नहीं, बल्कि डार्क साइकोलॉजी का एक छोटा सा नमूना है। अब सोचिए, अगर आप समझ जाएं कि कोई आपके इमोशंस को कैसे हैंडल कर रहा है, आपके फैसलों में कैसे छेड़छाड़ कर रहा है, तो है न मस्त बात। यही सिखाती है ये किताब, डार्क साइकोलॉजी एंड मैनिपुलेशन। इसमें 40 हथकंडे बताए गए हैं जो लोग आप पर आजमाते हैं, जैसे गैसलाइटिंग, आपको यकीन दिलाना कि आप ही पागल हैं, लव बॉम्बिंग, प्यार के जाल में फंसाकर फिर मनमानी करना, या एनएलपी ट्रिक्स, जिससे आपको हाँ कहलवाने का साइंस पता चलता है। क्यों जरूरी है आपके लिए? चाहे ऑफिस हो, रिश्ते हो या सोशल मीडिया, ये किताब आपको एक इमोशनल आर्मर देगी। जैसे कोई आपके दिमाग की रिमोट समझकर चलाने लगे तो आप पावर बटन ऑफ कर देंगे। तो तैयार हो जाइए माइंड गेम्स को क्रैक करने के लिए, क्योंकि जिसे अपने दिमाग का यूजर मैनुअल पता हो, उसे कोई हैक नहीं कर सकता। अध्याय 1, अंधेरे मनोविज्ञान और हेराफेरी की कला। अगर तुमने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति तुम्हारे दिमाग को पढ़कर तुम्हें अपने मनमुताबिक चला रहा है, तो ये अध्याय तुम्हारे लिए हीरा है। इसमें हम गहराई से समझेंगे कि कैसे लोग चालाकी से दूसरों की भावनाओं को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुख्य विचार: इस अध्याय में 40 छुपे हुए भावनात्मक हेराफेरी के तरीकों को समझाया गया है। जैसे कि गैसलाइटिंग, ये ऐसा तरीका है जिसमें सामने वाला तुम्हें अपनी याददाश्त पर शक करने पर मजबूर कर देता है, मानो तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा दुश्मन बन जाए। रोचक उदाहरण: राजू और प्रिया की कहानी सुनो। राजू हमेशा प्रिया से कहता, तुम्हें याद नहीं, तुमने ही तो कल रात मुझे पार्टी में जाने की इजाजत दी थी, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। धीरे धीरे प्रिया को लगने लगा कि शायद उसकी याददाश्त कमजोर है। यही है गैसलाइटिंग का असर, जीवन से जुड़ा सबक। अगर कोई तुम्हें बार बार तुम्हारे ही फैसलों पर शक करने को कहे तो सावधान हो जाओ। ये कोई अनाड़ी बात नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। क्यों जरूरी है ये अध्याय? आज के दौर में जहां लोगों को मनोवैज्ञानिक तरीकों से प्रभावित करना आम हो गया है, ये जानना जरूरी है कि हम कब किसी के जाल में फंस रहे हैं। चाहे वो ऑफिस का बॉस हो, पार्टनर या कोई दोस्त, हेराफेरी की ये तकनीकें हर जगह काम करती हैं। तो अगली बार जब कोई तुम्हारी भावनाओं से खेलने की कोशिश करे, तो याद रखना, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा है और उसे कोई और नहीं, बल्कि तुम ही बेहतर समझ सकते हो। अध्याय 2, डार्क साइकोलॉजी की बुनियादी समझ। अंधेरे मन का खेल, जब दिमाग हो जाता है हैक। सुनो, एक बात बताऊं, हम सबको लगता है कि हमारे फैसले सिर्फ हमारे हैं, पर क्या सच में ऐसा है? अगर कोई चुपके से आपके दिमाग में घुसकर आपकी सोच बदल दे तो? यही तो है डार्क साइकोलॉजी, मन का वो अंधेरा कोना जहां लोग दूसरों को बिना पकड़े खिलौना बना देते हैं, वो छुपा हुआ जाल। इस अध्याय की बुनियाद है मैनिपुलेशन, वो छुरी है जो दिखती नहीं पर चोट कर जाती है। उदाहरण के लिए राहुल की कहानी लो। उसका बॉस हमेशा कहता, तुम्हारे बिना टीम अधूरी है। बस इसी लाइन ने राहुल को ऐसा फंसाया कि वो हफ्ते में 7 दिन ऑफिस आने लगा। यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं, बस एक भावनात्मक जाल था, गिल्ट और महत्वाकांक्षा का। दिमाग की फैक्ट्री में क्या आपने कभी नोटिस किया कि सेल्समैन आपसे पहले हाँ कहलवाता है? जैसे आज गर्मी है ना, फिर ठंडा पानी पिएंगे और फिर ये फ्रिज खरीदेंगे। ये एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का सबसे आसान तरीका है, छोटी छोटी सहमतियों से दिमाग को हाँ के लिए तैयार करना, जब प्यार हथियार बन जाए। अध्याय में एक डरावना उदाहरण है प्रियंका का, जिसका पार्टनर उसे धीरे धीरे दोस्तों से काटता गया। पहले बोला तुम्हारा दोस्त तो तुम्हारे लायक नहीं, फिर सिर्फ मैं ही तुम्हारा असली साथी हूं। इसे कहते हैं आइसोलेशन तकनीक, शिकार को अकेला करके उस पर कंट्रोल करना। तुम क्यों सुनो ये सब? क्योंकि ये तकनीकें सिर्फ किताबों में नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में है, प्रेम संबंधों से लेकर ऑफिस की सियासत तक। जैसे वो दुकानदार जो ये आखिरी स्टॉक है कहकर आपकी जल्दबाजी का फायदा उठाता है। अगर आप इन पैटर्न्स को पहचान ले तो कोई आपका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। फाइनल लाइन: अगर कोई आपसे कहे मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, तो सावधान हो जाइए। हो सकता है वो आपके दिमाग की रिमोट अपने हाथ में ले रहा हो। कहानी खत्म, पर सीख जारी। अध्याय 3, मनुष्य के अंधेरे पक्ष को जानना। अंधेरे की गलियों में इंसान के छिपे हुए रुख की कहानी। सोचिए, एक दिन आप किसी पार्टी में हैं। वहां एक शख्स आपसे गर्मजोशी से मिलता है, आपकी हर बात पर मुस्कुराता है, और अचानक आप खुद को उसके लिए कुछ ऐसा करते पाते हैं जो आप नहीं करना चाहते थे। हैरानी होती है ना? यही तो है इंसान का अंधेरा पक्ष, जहां छल, प्रभाव और मन का खेल बिना दिखे चलता रहता है।
वो छुपे हुए खेल जो हम सब खेलते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि हर इंसान के भीतर एक छाया होती है, वो हिस्सा जो दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, चाहे वो एक दोस्त का गैसलाइटिंग करना हो, तुम्हें याद नहीं मैंने तो कल ही बताया था, या फिर ऑफिस में कोई सहकर्मी आपके काम का श्रेय ले ले, ये सब उसी अंधेरे का हिस्सा है। एक मजेदार उदाहरण याद आया। राहुल अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया को हमेशा कहता, तुम बिना मेरे कुछ नहीं कर सकती। धीरे धीरे प्रिया को लगने लगा कि सच में ऐसा ही है। ये माइंड कंट्रोल का क्लासिक केस है, जहां किसी की सोच को धीरे धीरे बदल दिया जाता है। मैं तो तेरे भले के लिए कह रहा हूं। कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग आपको मनवाने के लिए डर का इस्तेमाल करते हैं? जैसे अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। ये फियर पर्सुएजन की ताकत है। अध्याय में एक बेहतरीन डायलॉग दिया गया है। अंकल, मैं इस प्रोजेक्ट को नहीं ले पाऊंगा, रिया ने डरते हुए कहा। पर तुम्हारी जॉब तो इस पे निर्भर है, बॉस ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया। क्या आपको लगता है ये सिर्फ चिंता जताना था? नहीं, ये एक इमोशनल ट्रैप था। ये सब आपके लिए ही तो है। सबसे खतरनाक मैनिपुलेशन वो होता है जो आपके अच्छे के नाम पर किया जाए। जैसे, मैं तुम्हारी क्रिटिक इसलिए करता हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम इस कोर्स में मत जाओ, वो तुम्हारे लायक नहीं। अध्याय बताता है कि ऐसे लोग गिल्ट ट्रिप देकर आपको कंट्रोल करते हैं। और सच तो ये है, प्यार और कंट्रोल माँ एम बस एक धुंधली लकीर होती है। हम सब के लिए क्यों मायने रखता है ये अध्याय? क्योंकि हम सब कभी न कभी इस अंधेरे का शिकार या फिर अपराधी बन चुके हैं। हो सकता है आपके पेरेंट्स ने आपको गिल्ट ट्रिप दी हो, या फिर आपने किसी दोस्त को बिना मतलब के कॉम्प्लीमेंट देकर उससे काम निकाल लिया हो। अंधेरे को पहचानना ही उससे बचने का पहला कदम है। तो अगली बार जब कोई आपसे बहुत ज्यादा करीबी होने लगे तो एक पल रुककर सोचिए, क्या ये सच में मेरी भलाई है या फिर सिर्फ एक चाल? कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि जब आप अंधेरे को पहचान लेते हैं तो रोशनी आपके हाथ में होती है। अध्याय 4, भावनात्मक हेरफेर की कला। वो दिन याद है जब रीना ने ऑफिस में अपने बॉस से कहा, सर, मैं इस प्रोजेक्ट पर रात दिन मेहनत कर रही हूँ, लेकिन आपकी तारीफ के बिना मेरा मनोबल टूट रहा है। और बस अगले ही पल बॉस ने उसे प्रमोशन का वादा कर दिया। ये कोई जादू नहीं, बल्कि भावनात्मक हेरफेर की कला थी। इस अध्याय में हम सीखते हैं कि कैसे लोग हमारी भावनाओं को रिमोट की तरह कंट्रोल करते हैं। जैसे वो दोस्त जो हमेशा कहता है, तुम्हारे बिना पार्टी अधूरी है, और फिर हम उसके काम करवा देते हैं। या फिर वो पार्टनर जो गुस्से में कहता है, अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो ये मैसेज तुरंत डिलीट करो। ये सब छोटे छोटे भावनात्मक जाल है। शमपूरी किताब बताती है कि मैनिपुलेटर्स 3 तरीकों से काम करते हैं। दोषारोपण, तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। विक्टिम कार्ड, मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूँ, लेकिन तुम, ये सुनकर सामने वाला गिल्ट में फंस जाता है। लव बॉम्बिंग, पहले खूब प्यार दिखाओ, फिर अचानक अनदेखा करो। ये तकनीक रिश्तों में इस्तेमाल होती है। एक मजेदार उदाहरण, राजीव अपनी गर्लफ्रेंड को हर फाइट के बाद गिफ्ट देता था। वो सोचती थी वो मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन असल में वो उसे अपने गुस्से का आदी बना रहा था। ये इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट है, जब प्यार और डांट का अनप्रिडिक्टेबल मिक्स आपको किसी का गुलाम बना देता है। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हम भी अनजाने में किसी को मैनिपुलेट कर रहे हैं? शायद वो बच्चा जो रोकर चॉकलेट मांगता है, या वो सहकर्मी जो हमेशा तुम तो मेरे सबसे क्लोज हो कहकर फेवर्स लेता है। अगली बार जब कोई आपसे कहे सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो, थोड़ा रुकिए, सोचिए, क्या ये सच्ची जरूरत है या भावनाओं का जाल? क्योंकि जैसा ये अध्याय बताता है, भावनाएं दिमाग का सबसे पावरफुल बटन है, और कुछ लोग इस बटन को बार बार दबाने के मास्टर होते हैं। तो अब आपके पास सवाल है, क्या आपने कभी किसी को भावनात्मक रूप से मैनिपुलेट किया है, या खुद किसी के जाल में फंसे हैं? कमेंट में बताइए। अध्याय 5, 40 गुप्त मनोवैज्ञानिक तकनीकें, जब दिमाग का खेल हो जाता है खतरनाक। अब सुनकर ही रोंगटे खड़े हो गए ना? पर डरो मत, मैं इसे तुम्हारे लिए चाय के कप जितना सरल बना देता हूँ। कल्पना करो कि तुम एक रेस्तरां में बैठे हो। सामने से कोई खूबसूरत सा व्यक्ति आकर तुमसे बात करना शुरू करता है। बातों बातों में वो तुम्हारी पसंद, नापसंद, डर और यहाँ तक कि तुम्हारे बचपन की घटनाएं भी निकाल लेता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जुबान खुल गई है, पर असल में तुम्हें लेबलिंग टेक्निक का शिकार बनाया जा रहा है। ये तकनीक बस एक झटके में तुम्हारे राज उगलवा देती है। अब एक और दिलचस्प तकनीक, फुट इन द डोर। याद करो, कोई दोस्त पहले छोटा सा फेवर मांगता है, भाई एक पेन दे दो, फिर धीरे धीरे बड़ी मदद, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड थोड़े दिन के लिए। ये तकनीक तुम्हारे ना कहने की क्षमता को घटाकर शून्य कर देती है। और हाँ, ये तकनीकें सिर्फ अपराधियों तक सीमित नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में भी चलती हैं। जैसे कोई सेल्समैन तुम्हें महंगा फोन बेचने के पहले सैंपल के तौर पर एक्सेसरीज देकर तुम्हारे अंदर एहसान का बोझ डाल देता है।
यह है डेप्थ ऑफ ग्रैटिट्यूड और तुम बिना सोचे हाँ बोल देते हो। पर सबसे खतरनाक है गैसलाइटिंग, जब कोई तुम्हारी याददाश्त, तर्कशक्ति, छोटी ई पर ही सवाल उठाने लगे। मानो तुम्हें ही शक हो जाए कि क्या मैं पागल हो रहा हूं। ये तकनीक रिश्तों में इतनी खामोशी से घुस जाती है कि पीड़ित खुद को ही दोषी मानने लगता है। तो ये अध्याय क्यों जरूरी है? क्योंकि ये तुम्हें शिकार से शिकारी बना देता है। इन तकनीकों को पहचानकर तुम न सिर्फ खुद को बचा सकते हो, बल्कि दूसरों के इरादों को भी आंक सकते हो। वैसे अगर तुमने ये पोस्ट पूरा पढ़ लिया है तो शायद मैं भी तुम पर क्यूरियोसिटी गैप वाली तकनीक आजमा चुका हूं, है ना मजेदार? अब सावधान रहना, कहीं तुम्हारे आसपास कोई मास्टर मैनिपुलेटर तो नहीं घूम रहा। अध्याय 6, माइंड कंट्रोल का विज्ञान। दिमाग पर कब्जा करने की कला, एक ऐसा विज्ञान जो आपको हैरान कर देगा। कल्पना कीजिए, आप किसी पार्टी में हैं और कोई अजनबी आपसे इतना अच्छा जुड़ाव बना लेता है कि आप उसकी हर बात मानने लगते हैं। अगले हफ्ते आप उसके लिए अपनी छुट्टियां कैंसिल कर देते हैं या फिर कोई ऐसा सामान खरीद लेते हैं जिसकी आपको जरूरत भी नहीं थी। कैसे हुआ ये सब? जवाब है माइंड कंट्रोल। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक सोचा समझा विज्ञान है जिसे डार्क साइकोलॉजी में ब्रेन वॉशिंग या मैनिपुलेशन कहते हैं। ये अध्याय बताता है कि कैसे कुछ लोग दूसरों के विचारों, फैसलों और यहाँ तक की भावनाओं तक में घुसपैठ कर लेते हैं। माइंड कंट्रोल, दिमाग की चाबी कैसे चुराई जाती है? इसका सिद्धांत सीधा है, दोहराओ और भ्रम पैदा करो, नियंत्रण करो। एक उदाहरण लेते हैं। राहुल को याद है वो सेल्समैन जिसने उसे फोन पर इतना घुमाया कि वो महंगा इंश्योरेंस ले बैठा। उस सेल्समैन ने बार बार कहा, सर आप समझदार इंसान हैं, बुद्धिमान लोग ही इस प्लान को चुनते हैं। यहाँ हुआ क्या? फ्लैटरी, चापलूसी प्लस सोशल प्रूफ, दो तकनीकें एक साथ। राहुल ने सोचा, अगर बाकी लोग ले रहे हैं तो मुझे भी लेना चाहिए। असली दुनिया के जादूगर, कल्ट्स और सेल्फ हेल्प गुरु। क्या आपने कभी सुना है कि कैसे कोई व्यक्ति अपना परिवार छोड़कर किसी अजीब संप्रदाय में शामिल हो जाता है? ये लव बॉम्बिंग तकनीक से होता है। पहले आपको असीमित प्यार और स्वीकृति दी जाती है, फिर धीरे धीरे आपकी सोच को रीप्रोग्राम किया जाता है। एक डायलॉग समझिए। लीडर, तुम्हारा परिवार तुम्हें नहीं समझता, लेकिन हम तुम्हारा असली मकसद जानते हैं। शिकार, पर मेरे माता पिता? लीडर, वो तुम्हारी रोशनी से डरते हैं। और फिर शुरू होता है गैसलाइटिंग का खेल। आप इससे कैसे बचें? अगर कोई आपसे बार बार कह रहा है तुम्हें याद नहीं, तुम्हारी याददाश्त खराब है, तो सावधान, ये मेमोरी मैनिपुलेशन है। ऐसे में सवाल करो, क्या तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो? समय लो, जल्दबाजी में लिए गए 90% फैसले गलत होते हैं। आज के जमाने में ये ज्ञान क्यों जरूरी है? सोशल मीडिया हो या ऑफिस पॉलिटिक्स, मैनिपुलेटर्स हर जगह है। एक दोस्त ने बताया कि उसकी बॉस उसे हमेशा कहती, तुम ओवरथिंक करती हो इसीलिए प्रमोशन नहीं मिलता। बाद में पता चला ये डाउनप्लेइंग तकनीक थी ताकि वो कम सैलरी में काम करती रहे। अंतिम सीख, जब भी कोई आपके दिमाग में ये सच नहीं हो सकता वाला अलार्म बजे, रुक जाइए, क्योंकि असली आजादी वही है जहां आपकी सोच पर आपका कंट्रोल हो। तो अगली बार कोई आपकी मनोदशा पढ़ने का दावा करे तो उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराइए, शायद वो आपका ही दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रहा है। अध्याय 7, ब्रेन वॉशिंग कैसे काम करती है। दिमाग धोने की कला, वो खतरनाक खेल जो आपको पता भी नहीं चलता। सोचिए, एक दिन आपका कोई करीबी दोस्त अचानक से अपनी ही जिंदगी के फैसलों पर शक करने लगे, वो भी बिना किसी वजह के। पिछले हफ्ते तक जिस शादी को वो जीवन का सबसे खुशनुमा फैसला बता रहा था, आज उसे सबसे बड़ी गलती कह रहा है ना? हैरान कर देने वाली बात। पर ये कोई जादू नहीं, बल्कि ब्रेन वॉशिंग का असर है। और इस अध्याय में हम जानेंगे कि ये धीमे जहर की तरह कैसे काम करती है। मन का रीप्रोग्रामिंग, धीरे धीरे बदलता नजरिया। ब्रेन वॉशिंग एक छुपा हुआ प्रोसेस है, जैसे किसी घर की नींव में पानी का रिस। शुरुआत में कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन एक दिन दीवारें हिलने लगती हैं। यहाँ 3 चालें काम करती हैं। अलगाव, मनुष्य को उसके विचारों, परिवार या समाज से काट दो। जैसे किसी सेक्ट में नए मेंबर्स को बाहरी दुनिया से दूर रखा जाता है। अनिश्चय पैदा करना, तुम्हारे पुराने विचार गलत थे, हम तुम्हें असली सच दिखाएंगे। ये वाक्य बार बार दोहराए जाते हैं। नए विश्वास थोपना, अब खाली पड़े दिमाग में नियम भर दिए जाते हैं। जैसे नाजी कैंप्स में कैदियों को यकीन दिलाया जाता था कि वो निचले दर्जे के हैं। असली जिंदगी से जुड़ा मंजर। राजेश की कहानी याद कीजिए, एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसने अचानक नौकरी छोड़कर एक संदिग्ध आध्यात्मिक ग्रुप ज्वाइन कर लिया। पहले उससे कहा गया, कंपनी तुम्हारी ताकत नहीं बल्कि तुम्हारी ऊर्जा चुरा रही है। फिर धीरे धीरे उसे समझाया गया कि सिर्फ गुरु ही तुम्हें मोक्ष दिला सकते हैं। आज राजेश अपने ही परिवार को अज्ञानी बताता है। ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं, ये महीनों की सोची समझी मानसिक हेराफेरी है। आप कैसे बच सकते हैं?
अगर कोई आपसे कहे कि सिर्फ मैं ही तुम्हारी भलाई चाहता हूं तो सावधान हो जाइए। ब्रेन वॉशिंग का पहला लक्षण यही है, आपके बाकी रिश्तों पर शक पैदा करना। अपने अंदर ये आदतें विकसित करें। सवाल पूछें, ये विचार मेरे अपने हैं या किसी और के थोपे हुए? समय ले, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले 48 घंटे का वक्त जरूर निकालें। कनेक्शन बनाए रखें, दोस्तों और परिवार से बात करते रहें। अलगाव ही ब्रेन वॉशिंग की सबसे बड़ी ताकत है। ये जानना क्यों जरूरी है? आज के दौर में ब्रेन वॉशिंग सिर्फ अपराधियों या सेक्ट्स तक सीमित नहीं। पॉलिटिकल कैंपेन, टॉक्सिक रिश्ते, यहां तक कि सोशल मीडिया भी हमारे विचारों को शेप करने की कोशिश करता है। जैसे किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन बार बार देखकर आप उसे जरूरी समझने लगते हैं। फिल्म इंसेप्शन का वो डायलॉग याद है, एक आइडिया प्लांट कर दो और वो उसका पूरा जीवन बदल देगा। ब्रेन वॉशिंग भी ऐसा ही है, सिर्फ ये कोई फिल्म नहीं बल्कि आपके आसपास चल रही एक साइलेंट वॉर है। तो अगली बार जब कोई आपके फैसलों पर गलत तरीके से हावी होने की कोशिश करे तो खुद से पूछिए, क्या ये मेरी सोच है या किसी और की डाली हुई? दोस्तों, दिमाग की ये लड़ाई हर रोज लड़ी जाती है, बस हमें पता नहीं चलता। सचेत रहिए, सवाल करिए और अपनी मेंटल इम्यूनिटी मजबूत कीजिए। अध्याय 8, लोगों को पढ़ने की कला, एक ऐसी सुपर पावर जो आपके रिश्ते बदल देगी। अरे भाई, कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपसे बात कर रहा हो और आपको लगे कि यार ये इंसान सच नहीं बोल रहा, या फिर किसी की मुस्कान देखकर भी अंदर से खालीपन महसूस हुआ? इस अध्याय में हम वही सीखेंगे जो शेरलॉक होम्स को खास बनाती थी, लोगों को पढ़ने की कला। ये कोई जादू नहीं बल्कि छोटे छोटे संकेतों को समझने का हुनर है। शरीर की भाषा, वो गूंगा अल्फाज जो सब कुछ बोल देता है। रमेश ऑफिस में बॉस से मिलने गया। बॉस ने कहा, तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी भौहें तन गईं और होंठ थोड़े सिकुड़े। रमेश समझ गया, यार तारीफ झूठी है। कैसे? आंखें झपकना, ज्यादा झपकना तनाव या झूठ। पैरों की दिशा, अगर सामने वाले के पैर दरवाजे की तरफ है, वो बातचीत से भागना चाहता है। हाथों की मुद्रा, मुट्ठी बंधना गुस्सा या असहमति। आवाज का जादू, वो नोट्स जो दिल की बात बता देते हैं। प्रियंका ने दोस्त से पूछा, तुम ठीक हो? दोस्त ने ऊंची आवाज में कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन आवाज में कंपन था। प्रियंका ने गले लगा लिया, दोस्त रो पड़ा। सुनने के टिप्स, धीमी आवाज, डर या शर्म, तेज हंसी, नर्वसनेस छुपाने की कोशिश, बीच बीच में बना रहा है कहानी। माइक्रो एक्सप्रेशंस, वो सेकंड जो सच बयां कर देते हैं। राहुल ने अपनी गर्लफ्रेंड से पूछा, क्या तुमने मेरे मैसेज पढ़े? उसने कहा, हाँ, लेकिन एक सेकंड के लिए उसकी नाक सिकुड़ी। राहुल ने पकड़ लिया, झूठ बोल रही है। ये होते हैं माइक्रो एक्सप्रेशंस, नाक सिकुड़ना, घृणा या झूठ, होठ काटना, चिंत, आप भौहें चढ़ाना, हैरानी, असली या नकली। असली जिंदगी का खेल, तुम क्या नहीं कह रहे? अमित का दोस्त बार बार कहता है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, लेकिन हर बार अमित का नाम लेते समय आंखें घुमाता है। अमित ने माफी मांगी, दोस्त ने मान लिया कि वो सच में नाराज था। याद रखो, लोग जो छुपाते हैं वो उनकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज और चेहरे के एक्सप्रेशन में छिपा होता है। आपको बस देखने की आदत डालनी है। क्यों जरूरी है ये कला? रिश्ते, सामने वाले की असली भावनाएं समझकर आप गलत फहमियां टाल सकते हैं। कारोबार, क्लाइंट या बॉस के इशारों को पढ़कर आप बेहतर डील कर सकते हैं। सुरक्षा, कोई आपको मूर्ख बना रहा है, संकेत मिल जाएंगे। तो अगली बार जब कोई आपसे बात करे तो सुनने के साथ साथ देखने की आदत डालिए। क्या पता आपकी ये नई स्किल किसी की आंसू पोंछने या खुद को धोखे से बचाने का हथियार बन जाए। कहानी खत्म। अब जाइए और एक्सपेरिमेंट कीजिए, पर ध्यान रखें गलत इस्तेमाल ना हो। अध्याय 9, एनएलपी के गुप्त रहस्य, दिमाग की चाबी कौन संभाले? अरे भाई, सोचो, क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान से बात की जिसने तुम्हारी आंखों में देखते ही तुम्हें हाँ करने पर मजबूर कर दिया? या फिर वो बॉस जो चाय की चुस्की के बीच ही तुमसे ऑफिस की छुट्टी कटवा लेता है? ये कोई जादू नहीं बल्कि एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का खेल है। यह अध्याय तुम्हें बताता है कि कैसे ये तकनीक तुम्हारे दिमाग की रिमोट को कंट्रोल करती है बिना तुम्हें पता चले। दिमाग का पैटर्न है राज। एनएलपी कहती है, इंसान की भाषा, बॉडी लैंग्वेज और यादों के पैटर्न को पकड़ो, उसकी सोच की चाबी तुम्हारे हाथ। जैसे तुम्हारा दोस्त राहुल हमेशा कहता है, यार मैं तनाव में हूं। अब अगर तुम उसकी भाषा को मिरर करो, हाँ तनाव वाली स्थिति है, वो तुम पर भरोसा करने लगेगा। यह है मैचिंग और मिररिंग का जादू। अंकरिंग, दिमाग में गाड़ दो कील। मानो तुम किसी को उसकी पसंदीदा याद दिलाओ। वो छुट्टी वाला दिन याद है जब हम समुद्र किनारे थे और फिर उस पल में उसे कोई सुझाव दो, तुम्हें लगता है ये नया प्रोजेक्ट भी उतना ही मजेदार होगा? ये तरीका अंकरिंग है, पुरानी खुशी को नए विचार से जोड़ना। तो सुनो,
रोचक मामला। एक सेल्समैन ने ग्राहक से पूछा, आपको वो पहली कार याद है जिस पर आपने सीखा ड्राइविंग? ग्राहक मुस्कुराया और बिना डिस्काउंट पूछे खरीद ली नई गाड़ी। मेटा मॉडल, शब्दों का जाल। जब कोई कहे मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, एनएलपी सवाल पूछने सिखाती है। कभी नहीं, एक पल भी नहीं जब तुमने कुछ अच्छा किया। ये मेटा मॉडल उसकी नकारात्मक धारणा को तोड़ देता है। तुम्हारे लिए क्यों मायने रखता है ये अध्याय? चाहे इंटरव्यू हो, पार्टनर को मनाना हो या अब बच्चे को होमवर्क करवाना हो, एनएलपी तुम्हें वो अदृश्य प्रभाव देती है जिससे लोग तुम्हारी बात माने पर उन्हें लगे कि ये उनका खुद का फैसला है। तो अगली बार जब कोई तुम्हारी आंखों में गहराई से देखे, समझ जाना शायद वो एनएलपी का कोई कोड चला रहा है। अध्याय 10, प्रभावशाली संवाद की शक्ति। एक कहानी जो आपको हर बातचीत में जीतना सिखाएगी। मान लीजिए आप एक रेस्तरां में बैठे हैं और आपका दोस्त वेटर से गर्मागर्म बहस कर रहा है कि उसका ऑर्डर गलत क्यों आया। वेटर चिढ़ा हुआ है, आपका दोस्त गुस्से में है और हालात बिगड़ने ही वाले हैं। तभी आप बीच में बोलते हैं, भाई आज आपकी रेस्तरां में भीड़ देखकर लग रहा है कि आपका खाना कितना मशहूर है, मगर शायद इसी भागदौड़ में हमारा ऑर्डर मिक्सअप हो गया। क्या आप इसे ठीक करने में मदद करेंगे? और देखिए, जादू, वेटर का चेहरा बदल जाता है। वो मुस्कुराते हुए ऑर्डर दोबारा लाने चला जाता है। यही है प्रभावशाली संवाद की ताकत, शब्दों का वो जादू जो लड़ाई को सहयोग में बदल देता है। क्या है इस अध्याय का राज? ये अध्याय बताता है कि जब आप सामने वाले की भावनाओं, जरूरतों और भाषा को समझकर बोलते हैं तो वो आपकी बात मानने के लिए खुद तैयार हो जाता है। यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं, बस एक कुशल तरीका है लोगों के दिलों तक पहुंचने का। एक और मजेदार मिसाल सोचिए, आपको बॉस को मनाना है कि वो आपकी छुट्टी मंजूर करे। आप कहते हैं, सर मैं जानता हूँ टीम पर प्रोजेक्ट का प्रेशर है, अगर आप मुझे अगले हफ्ते 2 दिन की छुट्टी दें तो मैं इस हफ्ते एक्स्ट्रा समय देकर काम पूरा कर लूंगा। यहाँ आपने उनकी चिंता, प्रोजेक्ट को स्वीकार किया और समाधान भी दिया। इसे कहते हैं विन विन वार्तालाप। जिंदगी में कहाँ काम आएगी ये कला? पार्टनर को रोमांटिक डिनर पर राजी करना हो, बच्चों को होमवर्क करवाना हो, सेल्स में क्लाइंट को हाँ कहलवाना हो। असल में ये अध्याय आपको वो मंत्र देता है जिससे आप ना को हाँ में बदल सकते हैं। बस थोड़ा सा धैर्य, सुनने की कला और शब्दों का सही चुनाव चाहिए। तो अगली बार जब कोई आपसे उलझे, याद रखिए, जोर से चिल्लाने वाला नहीं, सही बोलने वाला जीतता है। क्या आपने कभी ऐसी बातचीत से किसी को मनाया है? कमेंट में हमें भी बताइए। अध्याय 11, किसी को भी प्रभावित करने के तरीके। कैसे किसी को भी अपने मतलब की तरफ मोड़े। सोचो, तुम्हारा दोस्त राजू हमेशा तुमसे उधार लेकर भाग जाता है। वापसी का नाम नहीं। तुम चाहते हो कि वो खुद ही समझ जाए, बिना लड़ाई झगड़े के। अब सवाल है कैसे? यही सिखाता है ये अध्याय। दर्पण बनकर देखो। मान लो राजू बोलता है, यार पैसे की बहुत टाइट चल रही है। तुम उसी की भावना दोहराकर जवाब दो, सच में आजकल सबकी जेब हल्की है। ऐसा करने से वो तू मसे जुड़ा हुआ महसूस करेगा। ये तकनीक है रैपोर्ट बिल्डिंग, जैसे उसके दिमाग का शीशा बन जाना। हाँ का जादू। राजू से पूछो, तुम्हें भी लगता है आजकल महंगाई बहुत है? वो कहेगा हाँ। फिर पूछो, तुम चाहोगे कि कोई मदद कर दे? दूसरा हाँ मिलते ही उसका मन तैयार हो जाएगा। यहाँ हाँ की लड़ी बनाने से वो तुम्हारी बात मानने को राजी हो जाता है। छोटी शुरुआत, बड़ा असर। राजू से मत कहो कि सारा उधार चुकता करो, बल्कि बोलो, यार आज 500 रुपए दे दो, बाकी बाद में। जब वो छोटी बात मान लेगा तो बाद में बड़ी मांग भी स्वीकार करेगा। इसे कहते हैं फुट इन द डोर तकनीक, जैसे पैर अंदर फंसाकर पूरी देह घुसा देना। रोचक मोड़। एक केस स्टडी में एक सेल्समैन ने ग्राहक से पूछा, आपको ये कार पसंद आई? ग्राहक ने हाँ कहा। फिर सेल्समैन ने पूछा, कल शोरूम आकर टेस्ट ड्राइव करेंगे? ग्राहक फिर हाँ पर झुक गया। अंततः कार खरीद ली। तुम कैसे इस्तेमाल करो? अगली बार जब भाई साहब तुमसे मोबाइल छीनकर गेम खेलें, पहले उन्हें हाँ दिलाओ, भैया आपको ये नया लेवल पास करना है ना? फिर कहो, मैं 10 मिनट में दे दूंगा, ठीक है, देखना काम हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, ये तरीके हथकंडे नहीं बल्कि समझदारी हैं। जैसे बारिश में छाता लेकर चलोगे तो भीगोगे नहीं, वैसे ही इन्हें सीखकर दूसरों के नहीं, अपने फैसलों पर चलोगे। और हाँ, राजू को ये किताब कभी पढ़ने मत देना। अध्याय 12, मनोवैज्ञानिक खेलों की पहचान। वो छुपे हुए जाल जो लोग आपके दिमाग में बुनते हैं। सोचिए, आपके दफ्तर में कोई सहकर्मी हमेशा आपसे ये कहकर काम निकलवा लेता है, तुम्हारे बिना ये प्रोजेक्ट अधूरा है। और फिर जब आप खुद पर घंटों काम करके थक जाते हैं तो पाते हैं कि वो तो चाय की चुस्कियां लेता हुआ अपनी सीट पर बैठा है। या फिर वो पार्टनर जो हर बहस में आपको यकीन दिलाता है कि तुम ही गलत हो, मैं तो तुम्हारे लिए ही सोच रहा हूँ। ये कोई साधारण बातचीत नहीं,
बल्कि मनोवैज्ञानिक खेल हैं जिनमें आपको धीरे धीरे फंसाया जा रहा है। इस अध्याय में हम खोजते हैं कि कैसे लोग आपकी भावनाओं, कमजोरियों और विश्वासों को हथियार बनाकर आपको अपने मनचाहे रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करते हैं। चलिए इसे कुछ रोचक उदाहरणों से समझते हैं। तुम्हारी फिक्र ही मेरी चिंता है, दया का मुखौटा। रिया का बॉस हमेशा उससे कहता, मैं तुम्हारी प्रोबेशन पीरियड घटा रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। लगता था जैसे वो उसका भला चाहता है, लेकिन असल में वो उसे ज्यादा काम देकर कम वेतन में झोंक रहा था। ये नाइस गाय सिंड्रोम है, जहां दया या सहानुभूति दिखाकर आपका फायदा उठाया जाता है। अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो प्रेम का ब्लैकमेल। विक्रम की गर्लफ्रेंड अक्सर कहती, अगर तुम मुझसे सच प्यार करते हो तो मेरे दोस्तों को बेवजह गलत क्यों समझते हो। यहाँ प्यार को कंडीशन से जोड़कर उसे गिल्ट में फंसाया जा रहा था। इसे इमोशनल बार्गेनिंग कहते हैं, जहां रिश्तों को दांव पर लगाकर आपकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है। तुम्हें याद नहीं, तुम्ही ने कहा था, गैसलाइटिंग का खेल। सुमित की पत्नी अक्सर उसकी याददाश्त पर सवाल उठाती, तुम्हें याद नहीं, तुमने कल रात मुझसे झूठ बोला था, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। धीरे धीरे सुमित खुद पर शक करने लगा। यही गैसलाइटिंग है, जहां आपको अपनी ही समझ पर संदेह करने को मजबूर किया जाता है। क्यों जरूरी है इन खेलों को पहचानना? क्योंकि ये छुपे हुए घाव की तरह होते हैं। एक दिन अचानक आपको एहसास होता है कि आपकी आवाज दब चुकी है, आत्मविश्वास कमजोर पड़ गया है। लेकिन अगर आप इन मैनिपुलेशन के पैटर्न को समझ लें तो कोई आपको आसानी से नहीं फंसा सकता। अगली बार जब कोई आपसे तुम बहुत सेंसिटिव हो कहकर आपकी भावनाओं को खारिज करे, या मैं तो बस तुम्हारे लिए ही सोच रहा हूं कहकर अपनी मर्जी थोपे, तो आप जान जाइएगा कि ये कोई मनोवैज्ञानिक चाल है। और अब आपके पास सबसे बड़ा हथियार है, जागरूकता। तो क्या आपने कभी ऐसे खेल महसूस किए हैं? शेयर करिए, हो सकता है आपकी कहानी किसी और को उसके छुपे हुए जाल से बचा ले। अध्याय 13, विश्वास हासिल करने के जादू भरे तरीके। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से दूसरों का भरोसा कैसे जीत लेते हैं? ये कोई जादू नहीं, बल्कि डार्क साइकोलॉजी की वो बारीक चालें हैं जो अध्याय विश्वास हासिल करने के तरीके में खुलकर सामने आती है। चलिए इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। राहुल और उसका गुरु। राहुल को नए शहर में एक नौकरी मिली थी, लेकिन वहां उसे अकेलापन खाए जा रहा था। तभी उसकी मुलाकात प्रतीक नाम के एक शख्स से हुई, जो हमेशा उसकी बात ध्यान से सुनता, उसकी पसंद नापसंद याद रखता और छोटी छोटी मदद करके खुद को भरोसेमंद दोस्त साबित करता गया। धीरे धीरे राहुल ने उस पर पूरा भरोसा कर लिया। मगर क्या आप जानते हैं, प्रतीक एक फ्रॉड था। उसने राहुल की जमा पूंजी ठग ली। यहाँ प्रतीक ने मिररिंग और स्मॉल फेवर्स जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया। दर्पण की तरह बनो। मिररिंग, प्रतीक राहुल की बॉडी लैंग्वेज और बोलने का तरीका कॉपी करता था। जब राहुल हंसता, वो भी हंसता। जब राहुल उदास होता, वो सहानुभूति दिखाता। ये छोटी छोटी नकल दिमाग को ये संकेत देती है, ये शख्स मेरे जैसा है, इसे भरोसा किया जा सकता है। छोटे छोटे एहसानों का जाल, स्मॉल फेवर्स। प्रतीक राहुल के लिए कॉफी ले आता, उसकी फाइल्स ऑफिस से उठा देता। ये छोटे एहसान दिल में ये भावना भर देते हैं, ये इंसान मेरी परवाह करता है। लेकिन असल में ये बड़ी एहसान बाद में बड़े अनुरोधों जैसे पैसे उधार लेना के लिए रास्ता बनाते हैं। तुम भी तो करते हो ये गलतियां। अब सोचिए, क्या आप भी किसी ऐसे शख्स पर भरोसा कर बैठे हैं जिसने आपकी आदतों को कॉपी किया हो? शायद आपके दफ्तर का कोई सहकर्मी जो हमेशा आपकी राय से सहमत दिखता हो, या कोई पुराना दोस्त जो अचानक आपके सपोर्ट की जरूरत बताकर पैसे मांगने लगा हो। ये तकनीकें हर जगह काम करती हैं, रिश्तों में, बिजनेस में, यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी। क्यों जरूरी है ये अध्याय? क्योंकि भरोसा जीतना एक कला है, और इस कला को सीखकर आप न सिर्फ खुद को ठगी से बचा सकते हैं, बल्कि ईमानदारी से लोगों के दिलों तक पहुंच भी सकते हैं। मगर याद रखिए, जैसे चाकू से सब्जी भी काटी जा सकती है और गला भी, वैसे ही ये तकनीकें अच्छे बुरे दोनों इरादों के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। तो अगली बार जब कोई आपकी हर बात पर सिर हिलाए, आपके सामने परफेक्ट क्लोन बनकर घूमे, तो एक पल रुककर सोचिए, कहीं ये विश्वास का जाल तो नहीं। कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन सीख आपके साथ चलती रहती है। अध्याय 14, डर और अपराध बोध का उपयोग। एक कहानी जो आपको सतर्क कर देगी। सोचिए, एक दिन आपका दोस्त आपसे कहता है, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हारी वजह से बर्बाद हो जाऊंगा, और अचानक आप महसूस करते हैं कि आपकी सांसें भारी हो गई हैं। या ये सच में आपकी जिम्मेदारी है, या फिर कोई आपके अंदर अपराध बोध की आग लगाकर आपसे काम निकाल रहा है? यही तो है डर और अपराध बोध का खेल, एक ऐसा हथियार जिसे लोग अक्सर हमारी भावनाओं को निशाना बनाकर इस्तेमाल करते हैं। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे ये दोनों हथियार हमारे फैसलों को गहराई से प्रभावित करते हैं। जब डर आपका रिमोट कंट्रोल बन जाए, नींबू।
रिया की कहानी याद कीजिए। उसका बॉस हमेशा कहता था, इस प्रोजेक्ट में गलती हुई तो तुम्हारी नौकरी जाएगी। डर के इसी बोल्ट ने उसे इतना तनाव दिया कि वो ऑफिस में सबकी गलतियां सहने लगी। क्या ये न्याय था? नहीं, ये तो भावनात्मक जाल था जहां डर को हथियार बनाकर उसकी आवाज दबा दी गई। अपराध बोध, दिल पर लदा हुआ पत्थर। अब राज की बात करते हैं। उसकी माँ हमेशा कहती थी, तुम्हारी वजह से मेरी तबीयत खराब होती है। छोटी छोटी बातों पर ये वाक्य उसे इतना दबाव देता कि वो अपनी जिंदगी के फैसले भी उनकी मर्जी से लेने लगा। क्या ये प्यार था या फिर मासूम दिखने वाला मनोवैज्ञानिक हमला? आप खुद को कैसे बचाए? ये अध्याय सिर्फ तकनीकें नहीं बताता, ये आपकी आंखें खोलता है। जब भी कोई आपसे कहे तुम नहीं करोगे तो एक पल रुककर पूछिए, क्या ये सच में आपकी जिम्मेदारी है या फिर कोई आपके इमोशनल बटन दबा रहा है? आज के जमाने में ये जानना क्यों जरूरी है? चाहे रिश्ते हो, ऑफिस हो या सोशल मीडिया, लोग डर और अपराध बोध का इस्तेमाल करके आपको नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब आप जागरूक हैं। अगली बार जब कोई आप पर भावनात्मक दबाव बनाए तो गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या मैं सच में वो करना चाहता हूं या सिर्फ डर या अपराध बोध मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर रहा है? क्योंकि आपकी भावनाएं आपकी ताकत हैं, किसी और का हथियार नहीं। अध्याय 15, लोगों को नियंत्रित करने वाले शब्द। कहानी, वो शब्द जो दिमाग की चाबी घुमा देते हैं। सोचो, तुम किसी पार्टी में हो और कोई तुमसे इतनी खूबसूरती से बात कर रहा है कि तुम उसकी हर बात मानने को तैयार हो जाते हो। चाहे वो तुमसे पैसे उधार मांगे, तुम्हारा समय ले या तुम्हें कुछ ऐसा करवा दे जो तुम नहीं करना चाहते। हैरानी की बात यह है कि वो व्यक्ति कोई जादूगर नहीं, बस शब्दों का जादू जानता है। अब सुनो, ये अध्याय हमें बताता है कि कैसे कुछ खास शब्द और वाक्य हमारे दिमाग पर ऐसा लॉक लगा देते हैं कि हम बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दे देते हैं। इसे कहते हैं वर्बल ट्रिगर्स, यानी ऐसे शब्द जो हमारी भावनाओं का बटन दबा देते हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? आप मेरी मदद कर सकते हैं। पहला वाक्य सुनकर दिमाग में एक गिल्ट, अपराध बोध का बटन दब जाता है। हम नहीं कहने में हिचकिचाते हैं क्योंकि इसमें एक भावनात्मक अपील छुपी होती है। दूसरा वाक्य सिर्फ एक सवाल है जिसका जवाब हाँ या नहीं में देना आसान होता है। रियल लाइफ उदाहरण, राहुल अपने दोस्त से कहता है, यार मेरी गाड़ी खराब है, क्या तुम मुझे ऑफिस छोड़ दोगे? अगर वो ये कहता, तुम मुझे ऑफिस छोड़ सकते हो, तो शायद दोस्त नहीं भी कह देता। कल्पना कीजिए दिमाग का रिमोट कंट्रोल। जैसे ही कोई ये शब्द बोलता है, हमारा दिमाग इमेजिनेशन मोड में चला जाता है। हम उस सीन को वास्तविक समझने लगते हैं, भले ही वो अभी हुआ ना हो। मनोवैज्ञानिक इसे मेंटल सिमुलेशन कहते हैं। संवाद, मैनेजर, कल्पना कीजिए अगर आप इस प्रोजेक्ट को लीड करेंगे तो पूरी टीम आपको फॉलो करेगी। एम्प्लॉय, शायद मैं ये कर सकता हूं, क्योंकि जादू की छड़ी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक शोध में पाया गया कि क्योंकि शब्द का इस्तेमाल करने से अनुरोध मानने की संभावना 50% बढ़ जाती है, चाहे दिया गया कारण कितना भी बेतुका क्यों ना हो। मजेदार केस, एक लाइब्रेरी में कोई कहता है, क्या मैं आपसे आगे निकल सकता हूं? क्योंकि मुझे जल्दी है, लोग उसे आगे निकलने देते हैं। लेकिन असल में क्योंकि के बाद जो भी बोलो काम हो जाता है। सिर्फ आप ही कर सकते हैं। अहंकार का फंदा। ये वाक्य सुनते ही हमारा अहंकार जाग जाता है। हमें लगता है कि हम खास हैं और हम नहीं कहेंगे तो शायद कोई और हमारी जगह ले ले। किम, बॉस, ये प्रेजेंटेशन सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हिट होगी। तुम ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूं। अंदर से, ये मौका मैं किसी और को कैसे दे सकता हूं? क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि ये तकनीकें हर जगह इस्तेमाल हो रही हैं, सेल्समैन से लेकर राजनीतिक भाषणों तक। अगर तुम इन्हें पहचान लो तो कोई भी तुम्हारे साथ मनचाहा खेल नहीं खेल पाएगा। तो अगली बार जब कोई तुमसे कल्पना कीजिए क्योंकि या सिर्फ आप बोले, तो एक सेकंड रुककर सोचना, क्या ये शब्दों का जाल है? कहानी खत्म, पर सच तो ये है कि ये कभी खत्म नहीं होती। अध्याय 16, सोशल इंजीनियरिंग के गुर, एक ऐसी कला जो दिमाग की चाबी छीन लेती है। अरे भाई, कभी सोचा है कि कोई आपसे बिना मांगे आपका पासवर्ड या राज की बात कैसे निकलवा लेता है? या फिर अचानक आपको लगता है कि आप किसी के इशारों पर नाच रहे हैं? यही तो है सोशल इंजीनियरिंग, धोखे की वो चालाक कला जो दिलों और दिमागों को हैक करने का काम करती है। भरोसा, जाल बिछाने की पहली सीढ़ी। याद कीजिए वह दृश्य जब कोई अनजान व्यक्ति आपसे फोन पर कहे, मैं आपके बैंक का एजेंट हूं, आपके अकाउंट में प्रॉब्लम है, और आप बिना सोचे उसे डिटेल्स बताने लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने आपके भरोसे का फायदा उठाया। सोशल इंजीनियर लोगों के डर, लालच या जल्दबाजी को पहचानते हैं। एक मजेदार उदाहरण, एक हैकर ने कंपनी के नए इंटर्न को ईमेल भेजा, ये मैनेजमेंट है, हमें तुरंत एडमिन पासवर्ड चाहिए।
इंटर्न ने सोचा बड़े साहब का आदेश है और पासवर्ड दे दिया। क्या हुआ? पूरी कंपनी का डेटा चोरी हो गया। अधिकार का भ्रम। मैं बॉस हूं, तुम्हारी नौकरी दांव पर लगी है। सोशल इंजीनियर खुद को अधिकारी या विशेषज्ञ बताकर दबाव बनाते हैं। जैसे कोई आपको डांट कर कहे, मैं आईटी डिपार्टमेंट से हूं, आपके कंप्यूटर में वायरस है। आप घबराकर उनके निर्देशों का पालन करने लगते हैं। रियल लाइफ ट्विस्ट। एक महिला ने ऑफिस में क्लीनर का वेश धरा और गार्ड से कहा, मैं नई हूं, मुझे अंदर जाने दो। गार्ड ने बिना आईडी चेक किए उसे अंदर कर दिया। वो चोरी छुपे कॉन्फिडेंशियल फाइल्स फोटो खींचकर भाग गई। तुर्की अर्जेंसी का जादू। अभी करो, नहीं तो हम सब लिमिटेड टाइम ऑफर के चक्कर में फंसते हैं। सोशल इंजीनियर आपको इतनी जल्दबाजी में डाल देते हैं कि आप सोचने का मौका ही नहीं पाते। कॉमन ट्रिक। आपका अकाउंट हैक हो गया है, अभी पासवर्ड बदलो। लिंक पर क्लिक करते ही आप अपना पासवर्ड हैकर को खुद दे देते हैं। इन्फॉर्मेशन की भूख। थोड़ा सा डेटा, बड़ा फंदा। क्या आप जानते हैं कि आपकी पहली पालतू का नाम क्या था? जैसे सवाल आपके पासवर्ड रीसेट के लिए इस्तेमाल होते हैं। सोशल इंजीनियर आपसे छोटी छोटी बातें पूछकर बड़े राज निकाल लेते। दिलचस्प वारदात। एक हैकर ने किसी के सोशल मीडिया पर उसके डॉग का नाम देखा, फिर उसी नाम से पासवर्ड गेस करके उसके अकाउंट में घुस गया। क्यों जरूरी है यह अध्याय? आजकल हैकर से ज्यादा खतरनाक है मैनिपुलेटर्स, वे लोग जो आपकी कमजोरियों को पढ़कर आपको गुमराह कर देते हैं। चाहे ऑनलाइन स्कैम हो या ऑफलाइन धोखा, सोशल इंजीनियरिंग हर जगह है। तो दोस्तों, अगली बार कोई आप पर जल्दी का दबाव डाले तो गहरी सांस लें और सोचें, कहीं ये सोशल इंजीनियरिंग तो नहीं। अध्याय 17। अपने लक्ष्य को समझना एक कहानी की तरह। सोचिए, आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं और आपके सामने दो लोग बहस कर रहे हैं। एक कहता है, मुझे पता ही नहीं कि मैं जिंदगी में चाहता क्या हूं, और दूसरा जवाब देता है, तुम्हारी समस्या यही है। तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो दुनिया तुम्हें कैसे पहचानेगी? यही बात इस अध्याय की जड़ है। अपने लक्ष्य को समझना मतलब ये नहीं कि बस कोई ऊंची मंजिल तय कर लो, बल्कि ये जानना कि क्यों वो मंजिल आपके लिए मायने रखती है। किताब में एक दिलचस्प उदाहरण है, एक युवक जो हर दिन जिम जाता था, लेकिन उसका कोई गोल नहीं था। एक दिन उसके कोच ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आते हो? सिर्फ दिखावे के लिए या फिर किसी को प्रभावित करने के लिए? युवक चुप रहा। कोच ने कहा, जब तक तुम्हारे दिमाग में स्पष्टता नहीं होगी, तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। अब सवाल यह है, क्या आप वाकई जानते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है, या सिर्फ समाज, परिवार या दोस्तों के दबाव में कोई रास्ता चुन लिया है? किताब में एक और उदाहरण है, एक महिला का जो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने कहा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। वो चुपचाप इंजीनियरिंग करने लगी, लेकिन उसका दिल कभी उसमें नहीं लगा। सालों बाद उसे एहसास हुआ कि वो खुद को धोखा दे रही थी। अध्याय यही सिखाता है, लक्ष्य सिर्फ एक पत्थर पर लिखा हुआ शब्द नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की आवाज होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका लक्ष्य अस्पष्ट है, तो खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैं ये काम पैसे, शोहरत या डर की वजह से कर रहा हूं? अगर कोई मुझे जज न करे तो मैं क्या चुनूंगा? यहाँ एक गहरी बात छिपी है, जो लोग आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, वे आपकी इसी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। अगर आप खुद नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं, तो कोई और आपके लिए फैसला कर देगा। इसलिए अपने लक्ष्य को समझना सिर्फ सफलता के लिए नहीं, बल्कि खुद को गुलामी से बचाने के लिए भी जरूरी है। तो अगली बार जब आप कोई फैसला लें, तो एक पल रुककर खुद से पूछें, क्या ये वाकई मेरी चाहत है या सिर्फ एक भ्रम? क्योंकि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को जानता है, उसे कोई हिला नहीं सकता। अध्याय 18। मनोवैज्ञानिक युद्ध की रणनीतियां। एक कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर आपको लगता है कि युद्ध सिर्फ तोपों, तलवारों और खून खराबे का नाम है, तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे युद्ध के बारे में बताने जा रहा हूं जो दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके घाव गहरे होते हैं। मनोवैज्ञानिक युद्ध। मुख्य विचार, दिमाग पर कब्जा करने की कला। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे लोग आपके विचारों, भावनाओं और फैसलों को बिना आपका खून बहाए बदल देते हैं। ये रणनीतियां राजनीति, रिश्तों, यहाँ तक कि रोजमर्रा की बातचीत में भी छुपी होती हैं। जैसे कोई धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खोखला कर दे या आपको यकीन दिलाए कि उसका विचार ही असली सच है। एक जीवंत उदाहरण, प्रियंका और उसका दोस्ताना बॉस। सोचिए, प्रियंका की कहानी एक टैलेंटेड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, जिसका बॉस हमेशा उसके आइडियाज को थोड़ा और बेहतर करने के नाम पर खारिज कर देता था। धीरे धीरे वो खुद ही यकीन करने लगी कि उसके विचार अच्छे नहीं हैं। यहाँ कोई चिल्लाया नहीं, मगर गैसलाइटिंग नाम की रणनीति ने उसके आत्मविश्वास को तोड़ दिया। संवादों से समझिए, बॉस मुस्कुराते हुए, तुम्हारा प्रेजेंटेशन अच्छा है, लेकिन क्लाइंट्स को समझ नहीं आएगा, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। प्रियंका अपने आप से, शायद मैं इतनी स्मार्ट नहीं हूं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया? अगर हाँ,
तो आप भी किसी न किसी मनोवैज्ञानिक हमले का शिकार हो चुके हैं। ये रणनीतियां क्यों मायने रखती हैं? कल्पना कीजिए, अगर आपको पता हो कि कोई आपके दिमाग में घुसपैठ कर रहा है, तो आप बचाव कर सकते हैं। चाहे वो टॉक्सिक रिश्ता हो, ऑफिस का माहौल या सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे झूठ, मनोवैज्ञानिक युद्ध की समझ आपको ताकत देती है। सबसे दिलचस्प हिस्सा, माइंड गेम्स के हथियार, डर और अपराध बोध। अगर तुमने ये नहीं किया तो सब खराब हो जाएगा। भ्रम फैलाना, सच को इतना उलझा दो कि शिकार खुद पर शक करने लगे। झूठी सहानुभूति, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। अगली बार जब कोई आपके फैसलों को शक की नजर से देखे या आपको छोटा महसूस कराए, तो याद रखिए आपका दिमाग आपका किला है और इसकी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी। तो क्या आप तैयार हैं इन छुपे हुए हमलों को पहचानने के लिए? क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। अध्याय 19, अवचेतन मन तक पहुंचना, एक मनोवैज्ञानिक खेल। तुम्हें पता है दोस्तों, हमारा दिमाग एक जादुई थैले की तरह है। ऊपर से तो बस एक छोटा सा ढक्कन दिखता है, लेकिन अंदर असली खजाना छुपा होता है। वो है हमारा अवचेतन मन। यही बात इस अध्याय की रूह है। लेखक बताते हैं कि कोई भी हमें आसानी से प्रभावित कर सके, इसके लिए वो हमारे अवचेतन तक पहुंचने की कोशिश छोटी ईश करता है। कैसे? चलो एक कहानी से समझते हैं। राजू का केस लो। एक दिन वो शॉपिंग मॉल गया और सेल्समैन ने उसे बिना पूछे ही एक पर्स दिखाया। सर, ये देखिए, आपकी पत्नी को ये रंग पसंद आएगा। राजू ने सोचा, इसे कैसे पता कि मेरी पत्नी को पिंक कलर पसंद है? दरअसल सेल्समैन ने राजू की शादी की अंगूठी देखकर अंदाजा लगा लिया था। उसने राजू के अवचेतन में छुपे पति धर्म को टारगेट किया और बस पर्स बिक गया। यही है अवचेतन मन तक पहुंचने की ताकत। अब सवाल ये कि ये टेक्निक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ काम आती है? सोचो, जब कोई विज्ञापन कहता है हर स्मार्ट इंसान यही खरीद रहा है, वो तुम्हारे अवचेतन में फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जगा रहा होता है। या फिर जब कोई तुम्हारी आंखों में देखकर धीरे से बोलता है, तुम्हें पता है तुम इससे बेहतर डिजर्व करते हो, ये तुम्हारे आत्मविश्वास को टारगेट करने की चाल है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात, इसका इस्तेमाल अच्छे के लिए भी हो सकता है। जैसे एक टीचर ने बच्चे से कहा, तुम्हारे लिखने का तरीका आइंस्टीन जैसा है, और उस बच्चे ने खुद को साइंटिस्ट समझकर मेहनत शुरू कर दी। यानी अवचेतन को सही दिशा में ट्रेन किया जा सकता है। तो अगली बार जब कोई तुम्हारी तारीफ करते हुए अचानक कोई फेवर मांगे या कोई अजनबी तुम्हारी निजी जानकारी का अंदाजा लगा ले, समझ जाना ये अवचेतन मन तक पहुंचने की बारीक चाल है। सतर्क रहो, पर इसकी ताकत को अपने लक्ष्यों के लिए भी इस्तेमाल करो, क्योंकि जैसे लेखक कहते हैं, अवचेतन मन वो दरवाजा है जहां से तुम किसी का भी मन पढ़ सकते हो, बशर्ते चाबी सही हो। अब सोचो, आज से पहले कितनी बार तुम्हारा अवचेतन मन किसी के हाथों में खेल गया होगा? शायद इसीलिए ये अध्याय इतना जरूरी है। अध्याय 20, प्रेरणा के पीछे की मनोविज्ञान, एक कहानी जो आपका दिमाग हिला देगी। तो सुनो, कभी सोचा है कि कोई इंसान आपको ऐसा काम क्यों करवा लेता है जो आपकी मर्जी के खिलाफ हो? जैसे वो दोस्त जो आपको पार्टी पर ले जाता है और आप वहां बोर हो रहे होते हो, लेकिन फिर भी जाते हो। या वो बॉस जो आपसे ओवरटाइम करवा लेता है और आपको लगता है कि ये आपका फैसला था। दोस्तों, ये कोई जादू नहीं, ये प्रेरणा का मनोविज्ञान है। तुम्हारी मर्जी नहीं, उसकी चालबाजी। इस अध्याय का सार यही है, मैनिपुलेटर्स आपके अंदर की प्रेरणा को हैक करते हैं। वे आपके डर, लालच या असुरक्षा को टारगेट करते हैं। मान लो राहुल अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया से कहता है, तुम्हारे बिना मैं खुश नहीं रह सकता। सतह पर यह प्यार लगता है, लेकिन असल में ये गिल्ट ट्रिपिंग है। प्रिया अब खुद को जिम्मेदार समझती है, चाहे वो न भी चाहे तो भी राहुल के साथ रुक जाती है। यही है भावनात्मक ब्लैकमेल, चॉकलेट या चाबुक। चुनाव तुम आ रहा है, पर क्या सचमुच? प्रेरणा दो तरह की होती है। बाहरी, इनाम या सजा से मोटिवेट होना, जैसे बॉस बोनस देगा तो ज्यादा काम करोगे। अंदरूनी, खुद की खुशी के लिए कुछ करना, जैसे गाना गाना क्योंकि मन करता है। मैनिपुलेटर्स बाहरी प्रेरणा को हथियार बनाते हैं। सोचो, शादीशुदा आदमी अंजलि को कहता है, तुम्हारी मुस्कान मेरे दिन की रोशनी है। धीरे धीरे अंजलि उसकी तारीफ के लिए भूखी हो जाती है। अब वो उसके लिए कुछ भी करेगी, यहाँ तक कि गलत भी। यही है डोपामाइन का खेल, इनाम की लत। तुम्हें लग रहा है तुम जीत रहे हो? जरा फिर से सोचो, असली मास्टरमाइंड्स आपको लगता है कि आप खुद चुनाव कर रहे हैं। जैसे सेल्समैन कहता है, ये डिस्काउंट आज ही खत्म हो रहा है। अब आप समय के दबाव में खरीदारी करते हैं। पार्टनर कहता है, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, अब आप कर्ज में फंस जाते हैं। ये छुपे हुए सामाजिक अनुबंध है। आपका दिमाग सोचता है कि आप फैसला कर रहे हैं, पर सच में आपको ट्रैप किया जा रहा है। अब तुम जानते हो तो क्या करोगे? ये अध्याय सिर्फ डार्क साइकोलॉजी नहीं, आत्मरक्षा भी सिखाता है।
अगली बार कोई आपसे तुम्हारी खुशी के लिए वाली लाइन मारे तो पूछो, सच में या तुम्हारे फायदे के लिए? क्योंकि दोस्तों, जो लोग आपकी प्रेरणा के तार समझते हैं वे आपको कठपुतली बना सकते हैं, या फिर आप उन्हें पहचानकर सुपर हीरो बन सकते हैं। तो अब आपके पास चॉइस है, इस ज्ञान को इस्तेमाल करो या फिर किसी और को तुम पर इस्तेमाल करने दो। अध्याय 21, झूठ की कला और पहचान, एक ऐसी चाल जिसमें हम सभी कभी न कभी फंसते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए आपका कोई दोस्त बड़े ही भोलेपन से कहता है, नहीं यार, मैंने तुम्हारा मैसेज देखा ही नहीं। पर उसकी आंखें झपकती हैं, हाथ बेचैनी से खेल रहे हैं और आपका दिल कहता है ये झूठ बोल रहा है। यही तो है झूठ की कला और पहचान का खेल। ये अध्याय हमें सिखाता है कि झूठ बोलना कोई रैंडम बात नहीं, बल्कि एक पूरी साइंस है। कुछ लोग इसे इतनी मास्टरफुली इस्तेमाल करते हैं कि सामने वाला बिना सवाल किए उनकी बात मान लेता है। वहीं कुछ झूठ इतने भोंदू होते हैं कि पकड़े जाने में सेकेंड्स लगते हैं। झूठ की कला, मास्क पहनने का हुनर। इसमें बताया गया है कि मैनिपुलेटर्स कैसे सच के छोटे छोटे टुकड़ों में झूठ मिलाकर उसे विश्वसनीय बनाते हैं। जैसे कोई कहे, मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ, सच, लेकिन उसके बाद आपको गिल्ट में डालकर अपना काम निकलवा ले, झूठ की मंशा। एक दिलचस्प उदाहरण है एक बॉस का जो टीम से कहता है, हम सब एक फैमिली है, झूठ, लेकिन जब कोई गलती होती है तो फैमिली वाला भाव गायब हो जाता है। झूठ की पहचान, बॉडी लैंग्वेज का राज। अध्याय बताता है कि झूठे अक्सर अपने शब्दों से नहीं बल्कि शरीर से धोखा देते हैं। आंखों से पलके झपकना, सच छुपाने की कोशिश, हाथ चेहरे पर ले जाना, मन का असुरक्षित होना, ज्यादा डिटेल्स देना, झूठ को जस्टिफाई करने की कोशिश। मजेदार बात, कुछ लोग इन्हें पढ़कर झूठ पकड़ लेते हैं तो कुछ इतने कॉन्फिडेंट झूठ बोलते हैं कि हम उन पर यकीन करके पछताते हैं। ये क्यों मायने रखता है? क्योंकि दोस्तों, आज के जमाने में झूठ पकड़ना एक सुपर पावर है। चाहे कोई आपको गैसलाइट कर रहा हो, दोस्ती में झूठा दिखावा कर रहा हो या ऑफिस में पॉलिटिकल गेम चल रहा हो, ये टेक्निक्स आपको मनचाहे फैसले लेने में मदद करेंगी। तो अगली बार कोई आपसे मैं ईमानदार हूँ कहते हुए अपनी नाक छुए तो समझ जाना ये अध्याय आपके काम आया। अध्याय 22, अपनी सोच को सुरक्षित रखना, एक कहानी की तरह समझें। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे अध्याय के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको जिंदगी में कई बार मदद करेगा। यह अध्याय है अपनी सोच को सुरक्षित रखना, यानी कैसे कोई आपके दिमाग में घुसकर आपके फैसले बदलने की कोशिश करे और आप उसे रोक सकें। क्या होता है जब कोई आपकी सोच पर हमला करता है? मान लीजिए आपके दफ्तर में कोई सहकर्मी है जो हर बात में आपको ऐसा महसूस करवाता है जैसे आप कुछ खास नहीं कर पा रहे। वो बार बार कहता है, तुम्हारा प्रोजेक्ट अच्छा है, लेकिन इसमें वो बात नहीं जो दूसरों के पास है। धीरे धीरे आप खुद पर शक करने लगते हैं। यहीं से शुरू होता है मैनिपुलेशन। कैसे पहचाने और बचें? इस अध्याय में बताया गया है कि कुछ लोग आपकी कमजोरियों को पकड़कर आपको नियंत्रित करना चाहते हैं, जैसे भावनाओं से खेलना, कोई आपको गिल्टी फील करवाकर अपना काम निकलवा ले, डराना धमकाना, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, झूठी तारीफ, तुम तो बहुत समझदार हो इसलिए मेरी ये बात मान लो। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि आप इन सबसे बच सकते हैं, बस थोड़ा अवेयरनेस चाहिए। एक रोचक उदाहरण, राजू और प्रिया दोस्त थे। राजू हमेशा प्रिया से कहता, तुम बहुत इमोशनल हो इसलिए तुम्हें ये नहीं समझ आएगा। एक दिन प्रिया ने सोचा, क्या सच में मैं इतनी कमजोर हूँ? फिर उसने ध्यान दिया कि राजू ऐसा कहकर उसे अपने फैसलों में दखल नहीं देना चाहता था। जब प्रिया ने उसे इग्नोर करना शुरू किया तो राजू का गेम ही बदल गया। आखिरी सीख, दोस्तों, आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर कोई उसे कंट्रोल करने की कोशिश करे तो सवाल करें, जागरूक रहें और अपनी आवाज बुलंद रखें। यही इस अध्याय का मूल मंत्र है। तो अगली बार कोई आपके दिमाग में सेंध लगाने की कोशिश करे तो याद रखना, आपकी सोच आपकी है, किसी और की नहीं। अध्याय 23, डार्क साइकोलॉजी से बचाव के ये तरीके, एक जरूरी सबक। अरे भाई, कल्पना करो आप एक शांत कैफे में बैठे हैं और कोई आपसे इतनी मीठी बातें करने लगे कि आप खुद को उसकी जाल में फंसा हुआ पाए। अचानक लगे कि आपका दिमाग आपका नहीं बल्कि उसका हो गया है। डरावना लगता है ना? पर यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि डार्क साइकोलॉजी की असली ताकत है। लेकिन घबराइए नहीं, आज हम बात करेंगे कैसे आप इन छुपे हुए जाल से बच सकते हैं, वो छुपे हुए जाल जो आपको कमजोर बनाते हैं। इस अध्याय में सबसे पहले बताया गया है कि मैनिपुलेटर्स, छल करने वाले, आपको कैसे टारगेट करते हैं। वो आपकी कमजोरियां पहचानते हैं, चाहे वो आपका डर हो, इमोशनल जुड़ाव हो या फिर आपकी जरूरतें। जैसे मान लो कोई आपसे कहता है, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूं। सुनने में प्यारा लगता है लेकिन ये एक टॉक्टिक हो सकता है ताकि आप उन पर निर्भर हो जाएं। मैं तुम्हारी ही तरह हूं, झूठी समानता का खेल।
कभी कभी लोग आपसे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वो आपके हीर विचार से सहमत हो। वो आपकी भाषा, हाव भाव, यहाँ तक कि आपके सपनों तक को कॉपी करने लगते हैं। ये कोई संयोग नहीं बल्कि मिररिंग टेक्निक है। जैसे अगर आप कहें मुझे ट्रैवल करना पसंद है और वो तुरंत कहें अरे मैं भी तो, पर असल में उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं होता। वो बस आपका विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे होते हैं। गैसलाइटिंग, जब आपको लगने लगे कि आप ही पागल है, ये सबसे खतरनाक ट्रिक है। इसमें मैनिपुलेटर आपको यकीन दिलाने लगता है कि आपकी याददाश्त या समझ गड़बड़ है। जैसे अगर आप किसी झगड़े का जिक्र करें तो वो कहेंगे ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तुम्हें गलत याद है। धीरे धीरे आप खुद पर शक करने लगते हैं। ये एक धीमा जहर है जो आपके आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। बचाव के तरीके, आपका मेंटल शील्ड। अब सवाल यह है कि इन सबसे कैसे बचा जाए। पहला नियम है अपनी अंदर की आवाज पर भरोसा करो। अगर कोई बात आपको अनकंफर्टेबल कर रही है तो उसे नजरअंदाज न करें। दूसरा, सीमाएं बनाएं। अगर कोई आपकी निजता को क्रॉस करता है तो साफ मना कर दें। और तीसरा, फैक्ट्स को इमोशन से अलग करना सीखें। जब भी कोई आप पर दबाव बनाए, खुद से पूछें क्या ये तर्कसंगत है या सिर्फ मेरी भावनाओं से खेल रहे हैं। असली जिंदगी का उदाहरण, प्रिया की कहानी। प्रिया एक स्मार्ट लड़की थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड हमेशा उसे ये कहकर कंट्रोल करता कि तुम बिना मेरे कुछ नहीं कर सकती। धीरे धीरे वो खुद को अकेला और असहाय महसूस करने लगी। जब उसने अपने दोस्तों से बात की तो पता चला कि ये एक मैनिपुलेशन टेक्निक थी। उसने हिम्मत जुटाई और उस रिश्ते से खुद को आजाद किया। आज वो खुशहाल है। क्यों ये अध्याय आपके लिए जरूरी है? क्योंकि आजकल डार्क साइकोलॉजी सिर्फ किताबों तक नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी मौजूद है, चाहे वो ऑफिस हो, रिश्ते हो या सोशल मीडिया। लेकिन अगर आप इन तरीकों को पहचान लेंगे तो कोई भी आपको आसानी से बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तो अगली बार जब कोई आपको तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कहे तो याद रखना शायद वो आपकी भावनाओं से खेल रहा है और आप उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। अध्याय 24। एक दोस्त की तरह बताऊं तो ये किताब आपको उन छुपे हुए तारों के बारे में बताती है जिनसे लोग आपके दिमाग में खेलते हैं। जैसे वो शख्स जो बिना मांगे आपकी राय बदल देता है या वो साथी जो आपको अपराध बोध में फंसाकर मनवाने लगता है। यहाँ हर अध्याय आपको एक नए कोण से सचेत करता है, कभी कहानियों के जरिए, कभी रोजमर्रा के उदाहरणों से। मानो कोई अनुभवी यात्री आपको जंगल के उन रास्तों से आगाह कर रहा हो जहाँ खतरे छुपे हैं, पर अब आप उन्हें पहचान सकेंगे। दोस्तों, कल्पना करो कि तुम एक शांत कैफे में बैठे हो और तुम्हारा कोई करीबी दोस्त अचानक तुमसे पूछता है अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मेरे लिए ये काम करोगे। वो काम तुम्हारी मर्जी के खिलाफ है, पर उसने तुम्हें प्यार के नाम पर फंसा दिया। यही है इमोशनल मैनिपुलेशन की शुरुआत। इस अध्याय में लेखक हमें उन चालाक तरीकों से रूबरू कराता है जिनसे लोग हमारी भावनाओं के तार खींचकर हमें अपने मनमाफिक चलाते हैं। जैसे वो रिश्तेदार जो हर बार अपनी बीमारी का हवाला देकर तुमसे पैसे मांगता है, या वो बॉस जो टीम स्पिरिट के नाम पर तुम्हें ऑफिस में देर तक काम करने पर मजबूर कर देता है। ये कोई जादू नहीं बल्कि एक सोची समझी साइकोलॉजिकल गेम है। एक मजेदार उदाहरण याद आया। सोचो, तुम्हारा दोस्त तुमसे कहता है तुम तो हमेशा सेल्फिश हो। अब तुम सच में ऐसा नहीं हो, लेकिन बार बार सुनकर तुम्हें शक होने लगता है। इसे गैसलाइटिंग कहते हैं, जैसे कोई तुम्हारी मेमोरी की बैटरी ही खराब कर दे। इस अध्याय की खूबसूरती यह है कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं देता बल्कि तुम्हें उन रेड फ्लैग से आगाह करता है जो रोजमर्रा की जिंदगी में छुपे होते हैं। जैसे कोई तुम्हारी कमजोरी को टारगेट करके तुम्हें गिल्ट ट्रिप में फंसाए या फिर झूठी तारीफ करके तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर करे। क्यों जरूरी है ये जानना? क्योंकि आजकल हर कोई हमारे इमोशंस की शॉर्टकट ढूंढता है, चाहे वो सेल्समैन हो, टॉक्सिक पार्टनर या सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने वाले। पर अब तुम्हारे पास है ये किताब, जैसे कोई अदृश्य शील्ड जो तुम्हें मैनिपुलेटर्स की मेंटल केमिस्ट्री समझा दे। तो अगली बार कोई तुम्हारी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल चलाने की कोशिश करे तो याद रखना तुम उसके सॉफ्टवेयर में बग ढूंढ चुके हो। दोस्तों, कहानी का अंत हमेशा यादगार होना चाहिए, जैसे कोई मीठा सपना जो आपकी आंखों में रह जाए। आज की यात्रा में हमने जो कुछ खोजा, सीखा और महसूस किया वो सिर्फ किताबों के पन्नों तक ही सीमित नहीं बल्कि आपके दिल में उतर गया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो हमारी मेहनत सफल हुई। लेकिन याद रखिए, ये कोई अंत नहीं, बस एक छोटा सा पड़ाव है, क्योंकि अगली बार हम लेकर आ रहे हैं वो रहस्यमय किताब जिसकी हर लाइन में छुपा है साइकोलॉजी का एक राज, जिसे पढ़ते वक्त आपकी सांसें थम जाएंगी। हाँ, इतना ही बताऊंगा, बाकी का क्लिफ हैंगर तो बनाए रखना ही पड़ेगा। अब आपकी बारी है साथ बनाए रखने की। सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी अगली मुलाकात में आप पीछे न रह जाएं। लाइक कीजिए अगर आज का एपिसोड आपके दिमाग में छप गया हो। शेयर कीजिए उस दोस्त को जो किताबों की दुनिया में खो जाना पसंद करता हो।
फिर मिलेंगे एक और जादुई कहानी के साथ। जब तक के लिए किताबें पढ़ते रहिए, क्योंकि हर किताब एक नया जीवन जीने का मौका देती है। आपका अपना वीजे बुक वाला।